बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक फैसला जारी कर दिया। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल अब अदालत उज़्मा के हाथ में है या पार्लियामेंट के हाथ में है, इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन कुछ अहम नकात जिसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं ये बात बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का अपनी पार्टी समेत अब बचना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बदनीयत साबित हो चुकी हैं, डिसऑनेस्ट साबित हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत संगीन हो सकते हैं। इसके जो नतायज हैं वो आगे जाकर इमरान खान साहब को कैसे भुगतने पड़ सकते हैं, इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कुछ इम्पॉर्टेंट किस्म के नकात जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में रखे थे, वही व्लॉग में अपने इसी व्लॉग के अंदर मैं कुछ अहम निकात रखने जा रहा हूँ कि जो ममनुआ फंडिंग ली गई वो साबित हो चुकी है। 13 नामालूम अकाउंट्स सामने आए। अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, इसराइल, मुत्तहदा अरब इमारात से अतियात लिए। पीटीआई ने अकाउंट्स के बारे में जो बताना था उसके बारे में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। आइन के मुताबिक अकाउंट्स छुपाना गैर कानूनी है। 34 गैर मुल्की और 351 कारोबारी अफराद और कंपनियों से फंड्स लिए गए। आरिफ नकवी जो इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं, जो इस केस का मरकजी किरदार हैं, आरिफ नकवी की कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली। आरिफ नकवी की कंपनी से 21,21,500 अमरीकी डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली गई। यूएई की कंपनी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से यूएई की कंपनी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से $49,965 ममनुआ फंडिंग ली गई। सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 से मुतल्लिक ममनुआ फंडिंग है। इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा करवाया जो गलत बयानी और झूठ के ऊपर मबनी है। इसका मतलब कि वो डिसऑनेस्ट हैं, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। उसके बाद जी इमरान खान साहब ने जो है वो पार्टी अकाउंट्स से मुतल्लिक दिया गया बयान हल्फी जो जमा करवाया वो भी झूठा है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो इम्पॉर्टेंट नकात हैं, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस केस के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट है। अब उन लोगों के ऊपर बात करते हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं वो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त थे, और ये जो फैसला आया हुकूमती लोगों ने, हुकूमत के जो कुछ बड़े अहम किस्म के लोग हैं, उन्होंने जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाला, इनकी मुलाकातें होती रहीं, और वो सहाफ़ी, मखसूस सहाफ़ी जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके जो चीफ हैं वो नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला चार्जशीट के तौर पर जारी किया, ये सब कुछ जो है ये प्लांटेड था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात करने जा रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं सैयद मेहदी साहब, उनके ये दामाद हैं। ठीक है। अब दूसरी बात कि जो लोग इसको नून लीग के साथ इनका ताल्लुक जोड़े हैं, पहली बात कि PP241 जो चिश्तियाँ के अंदर मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली थे चौधरी काशफ साहब जो हैं जी, उनके खिलाफ जो फैसला आया वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आया। हमजा साहब को जो पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया, तहरीक इंसाफ के हक में आया। एक हिसाब से तो तहरीक इंसाफ के हक में आया ना कि जिन्होंने हमजा साहब को वोट दिया उनको उठाकर 25 वोटों को बाहर फेंक दिया गया। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पहली बात ये कि ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके फैसले के मुताबिक जब पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान को डीसीट किया गया तो 5 जो रिजर्व सीटें थीं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए, ज़िमनी इंतखाबात से पहले नोटिफिकेशन जारी करते हुए पीटीआई को वो 5 मखसूस नशस्तें अलॉट कर दी। उसके बाद जी ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा एतबार किया, और अरशद शरीफ साहब को एयरवाई के तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं, उसके अलावा और जितने सहाफ़ी हैं, उनको इमरान खान साहब ने ये बात की कि जी इससे ज़्यादा तो ईमानदार ऑनेस्ट बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, ये तो बहुत अच्छा है। फिर इमरान खान साहब के दौर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई, इनकी तैनाती हुई, इनको तैनात किया गया। अब एक और जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये कि हामिद मीर साहब ने जी, जो सीनियर रैंकेड पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को आखिरी वक्त तक कॉल्स आती रही कि इस केस का फैसला जारी नहीं करना, तुम इस्तीफ़ा दे दो, रेजिग्नेशन दे दो, चले जाओ,
चुटकी में चले जाओ, तुम्हारे खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। उनको मतलब डराया धमकाया गया, क्योंकि पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं ना, वो किसी न किसी तरीके इतना प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं कि आज बतौर सहाफ़ी मुझे बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं खुलकर तो बोल नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर बंदे को अपनी जान अजीज़ होती है। और जो इस मुल्क में जस्टिस फाइज़ ईसा के साथ हुआ, फिर उसके बाद जस्टिस वक़ार सेठ के साथ हुआ, फिर उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान में एक तारीख़ लिखी जाएगी ना कि सहाफ़ियों को उठा उठा के बाहर फेंका जा रहा था, इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फ़ोन आ गया और अटक पार से वो जो फजलुर रहमान साहब कहते थे कि जी वो जो कहते हैं कि जी हम कोई किसी किस्म का कोई सियासी किरदार नहीं है हमारा, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो वो आगे से जो है वो फ़ोन कॉल कर देते हैं, वो आगे से डरा धमका देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो बंदे के पुत्र बन चुके थे, कुछ हैं ऐसे जो अभी तक बंदे के पुत्र नहीं बने। तो इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जी फ़ोन आते रहे और उनको कहा जाता रहा कि जी आपने ये फ़ैसला नहीं देना। आखिरी वक्त तक कहा गया कि जी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं देना, कोई चार्जशीट जारी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने मेरिट के ऊपर ये फ़ैसला दिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को जो है वो एक साइड पर रख कर मेरिट्स के असूलों के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फॉरेन फंडिंग नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का फ़ैसला जारी किया। और ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान के जो है वो अदालती तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसने पाकिस्तान में इतने दबंग अंदाज में, इतने दलेराना अंदाज में इस किस्म का फ़ैसला जारी किया जो 8 साल से चल रहा था। कभी वो अदालतों में जाता था, कभी वो इलेक्शन कमीशन में जाता था, कभी पीटीआई उस पर स्टे मांग लेती थी, कभी इमरान खान साहब झूठे बयान अल्फी जमा करवा रहे थे, कभी इमरान खान साहब जो इलेक्शन कमीशन को गालियां देते थे, कभी इमरान खान साहब इसी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद करते थे जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उन्होंने अपॉइंटमेंट की, जिसकी तैनाती की, जिसके बारे में तारीफ़ों के पुल बांधे, जिसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब ने बड़ी जो है वो बड़ी अच्छी स्पीच की कि जी इस जैसा तो बंदा ही कोई नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो हामिद मीर साहब ने बताया कि जी वो जो दबाव था, उस दबाव को उन्होंने मुस्तरद किया, उन्होंने फ़ैसला जारी किया और यहाँ तक उनको कहा जाता रहा कि जी आपने ये फ़ैसला नहीं देना। और ये भी सुनने में आया कि इमरान खान साहब एक ताकतवर शख्सियत के थ्रू उनसे रब्ता करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे कि किसी तरह जी डील हो जाए, मुफाहमत हो जाए और हम जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहेंगे जी आपने ये फ़ैसला नहीं देना, मुझे सादिक और अमीन की हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मिल जाए। आज सदके जाऊँ सुबहान अल्लाह उस शख्सियत पे, साकिब निसार साहब पे, कि जिन्होंने जी इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। उन्होंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया और उसी फैसले को पकड़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने छुटकी में फारग कर दिया, उसको चार्जशीट कर दिया। ये साकिब निसार साहब की एक बहुत बड़ी शिकस्त है, उनकी उस सोच की शिकस्त है जिस सोच ने इमरान खान साहब को यहाँ तक बुलाकर, यहाँ तक जो है वो पहुँचा कर इमरान खान साहब को इतना नुकसान पहुँचाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने मोहर के साथ ये साबित कर दिया कि इमरान खान साहब बदनीयत हैं। इसमें अब कोई शक नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा, बतौर साफ़ी नहीं कह रहा, मैं कोई बाइस्ड एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि ये जो फैसला है उसके मुताबिक ये सब कुछ हुआ और इमरान खान साहब डिसऑनेस्ट साबित हुए। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अब जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है, और ये बड़ी खुशी की बात है कुछ लोगों के लिए कि वज़ीर कानून पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स बना है जो कानून को हर लिहाज से जानता है, जो एक बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छा इंसान है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जिनके बारे में उनके मुखालफिन भी तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत ही एक अच्छे और बहुत नफीस आदमी है। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं जी वो मुतहरिक हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जी मैं उन अपनी कमर कस ली है। अब वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसको 15 दिन के अंदर अंदर चैलेंज करने की भी मजाज है और इसके ऊपर रेफरेंस भेजने की भी मजाज है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करके इसके बारे में फैसला करने की मजाज है। मतलब 15 दिन के अंदर हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी और उसी रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर
पाकिस्तान की जो अदालतें उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट, वो 15 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला करने की मजाज होगी। अब इसके ऊपर क्या फैसला आता है जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फड्डा ये पड़ने वाला है कि पाकिस्तान की तारीख में हम पहले बात करते होते थे कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने जी नवाज शरीफ के साथ किया, फिर वो अदालत के ऊपर चढ़ाई हुई, फिर वो सारे जजेस बैठे, उन्होंने सज्जाद अली शाह के 3 रुकनी बेंच का फैसला उठा के वो चुटकी में बाहर फेंका। तो अब ये होने जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो लाइक माइंडेड सोच है ना, उसके बारे में तब बात हुई जब जजेस की तैनाती, जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अख्तर औसाफ, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, इन सब ने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सोच के ऊपर, उनके दिए गए नामों के ऊपर ना सिर्फ अदम एतमाद किया बल्कि उसको पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के लिए सबसे बड़ा नुकसान करार दिया और उसको मुस्तरद कर दिया। अब क्या होने जा रहा है कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो ऑनरेबल 3 जजेस हैं हमारे, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर फिर ये 3 रुकनी बेंच बनता है तो सबसे पहले तो अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर ये सवालात उठेंगे कि जिस बेंच में इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया गया, उस बेंच का ये हिस्सा थे। उसमें जो तीसरे जज थे वो जस्टिस फैसल अरब साहब थे और जस्टिस मियां साकिब नसार साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और वो इस बेंच के सरबराह थे। फिर उसके अंदर ये भी सवाल उठेगा कि अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने आप को साइड पे कर लेते हैं तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जो इनको उस बेंच में शामिल किया जाएगा, उनके खिलाफ पहले ही नून लीग का एक बयानिया है, नून लीग का एक नैरेटिव है कि जी ये जितने भी फैसले हमारे खिलाफ आए उन तमाम मखसूस बेंचेस का ये हिस्सा रहे और बार बार इन्होंने उन्हीं बेंचेस में बैठकर नून लीग के खिलाफ फैसले दिए, लिहाजा इन पर अदम एतमाद हो जाएगा। फिर तीसरे जज जी जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर अदम एतमाद इसलिए होगा क्योंकि सहाफ़ियों की, सहाफ़ती तंजीमों की जो दरख्वास्तें हैं अभी तक उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। जो सहाफ़ियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दी हैं कि हमारी जान को थ्रेट है, हमारी लाइफ को थ्रेट है, हमारी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हैं, अभी तक जी वो मौसूफ साहब जो हैं उन्होंने अभी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। 3 रुकनी बेंच गया, आगे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर ये 5 रुकनी बेंच बनेगा तो फिर इस पर अदम एतमाद हो जाएगा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन फॉरम ये होगा कि जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस आयशा मलक, ये वो जजेस होंगे जो पीछे रह जाएंगे। फिर इनके ऊपर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लिहाजा अगर ये 3 रुकनी बेंच बन भी जाता है, ये जो मैं जजेस की बात कर रहा था, तो इनके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है जिसको अदालती इख्तियारात हासिल हैं, उसके फैसले को कोई भी अब उठाकर इतनी आसानी से मुस्तरद नहीं कर सकता, उसको कलअदम करार नहीं दे सकता, क्योंकि खुद इमरान खान साहब इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने ममनुआ फंडिंग ली, उनको ममनुआ फंडिंग हासिल हुई। उन्होंने बाहर के जितने भी ममालिक थे वहाँ पर जो अब ये सारा कुछ सामने आ रहा है, इतने डॉलर्स लिए, इतने अमेरिकी डॉलर्स लिए, इतने पाउंड लिए, फंडिंग करते रहे, ये सारे इल्ज़ाम तो वो खुद जो है वो कह चुके हैं कि जी साबित हो चुके हैं, तो फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी कोई एक ऐसा वाक़या रोनुमा हो सकता है जिसकी मिसाल आज तक हमने ज़िंदगी में, तारीख़ में नहीं देखी होगी, अदालती तारीख़ में तो बिल्कुल नहीं देखी होगी, तो इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देखते हैं जी मुस्तकबिल में क्या होता है। लेकिन अब ये केस इमरान खान साहब की जान नहीं छोड़ेगा, ये उनके पीछे पीछे भागेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक चोर जो है जब वो कत्ल करता है, जब वो किसी के घर में डकैती मारता है तो उसको सारी रात नींद नहीं आती। बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ ये होने जा रहा है और उनको अब सुकून की नींद नहीं आएगी क्योंकि ये केस अब उनका पीछा करेगा, जगह जगह पर उनका पीछा करता जाएगा और इमरान खान साहब के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिफाई कर सकें विद फैक्ट्स, विद एविडेंस और तमाम चीज़ें अदालत में साबित कर सकें, क्योंकि जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कुछ साबित नहीं कर सके तो अदालत उज़्मा के सामने साबित करना बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक रेलेवेंट बात है। वो उनके पास कोई सबूत होते तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ही ईमानदार साबित हो जाते। तो ये जी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई होगी, पार्टी बैन हो सकती है, पार्टी का इंतखाबी निशान छीना जा सकता है, बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। देखते हैं जी इसके मुस्तकबिल में क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं अब इसमें नॉकआउट होते नज़र आ रहे हैं
और उनको तो अपील का राइट भी मिल गया, लेकिन फिर भी अब उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं ये बड़े संगीन नौयत के हैं। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।